हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड जीएस की यह क्लास 75 है और इसके पहले की सभी क्लासें प्लेलिस्ट में हैं। आप अपनी तैयारी उन क्लासों से चेक कर सकते हैं। सामान्य अध्ययन की यह क्लासें हैं, इनमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी विषयों को इसमें शामिल किया जाता है। और यह जो प्रश्न है सन 2000 से 2019 के बीच में जितनी भी उत्तराखंड में प्रतियोगिता परीक्षाएँ हुई हैं उन्हीं के अंतर्गत यह पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको कई सारी न्यूज़पेपर से इन चीज़ों की आपको जानकारी वहाँ पे मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन बी, एनाफ्लीज के काटने से होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में है? तो तीसरा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पद्मश्री से सम्मानित हुई थी। तो ऑप्शन ए नरगिस दत्त। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं? तो किस में निहित हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन सी, यह संसद में निहित हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपा। ये 16 महाजनपद थे जब मगध ने अंग महाजनपद जैसे है, तो मगध इन 16 महाजनपदों को जीत कर क्या बनता है? मगध साम्राज्य बनता है। वो 16 महाजनपद थे। और जैसे काबुल मतलब पाकिस्तान में थे, कंबोज और गांधार, और काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, श्रावस्ती और इस तरह से थे। और मगध, अंग, विहार, मगध, अंग और वज्जी इस तरह से थे। दक्षिणी बिहार में मगध, ये दक्षिणी बिहार में था। इस तरह से काफ़ी थे। और दक्षिण भारत में अश्मत था, गोदावरी के तट पर। राजस्थान में भी था मत्स्य, और मध्य प्रदेश में भी थे उज्जैन। इस तरह से 16 महाजनपद थे। और इन 16 महाजनपदों की चर्चा आपको जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय उसमें मिलती है, और भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है उसमें भी इन 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। तो काफ़ी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। और ये 16 महाजनपद कुल हुआ करते थे। इन सभी को कौन जीतता है? मगध महाजनपद इन सभी पे विजय प्राप्त करता है तथा मगध साम्राज्य बनता है। और फिर आगे आप जानते ही हैं कि मगध साम्राज्य में कई वंश आते हैं, जैसे हर्यक वंश, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, उसके बाद फिर नंद वंश आता है। हर्यक वंश के राजा कौन थे ये भी आप जानते होंगे, जैसे उसमें था हर्यक वंश में बिंदुसार और अजातशत्रु, और उसके बाद उदयन, इसके बाद शिशुनाग वंश में कालाशोक। इस तरह से कई उसमें शासक आते हैं, शिशुनाग और कालाशोक। उसके बाद नंद वंश में भी महत्वपूर्ण रूप से जो थे कौन था? महापद्मनंद और धनानंद। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य उनकी हत्या करके, धनानंद को मार करके चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना करता है और फिर मौर्य साम्राज्य बनता है। तो इस तरह से कई थे। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाग 3 को। अगला प्रश्न है, हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा टेनिस से है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, टेनिस। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में है, तो यह किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था एक तरीके से, मतलब अकबर ने ही इसको बनवाया था। और दूसरा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और फिर दक्षिण भारत में जब अकबर ने विजय प्राप्त करी तो इसकी ऊंचाई को कुछ और बढ़ा दिया गया था। अगला प्रश्न है, लोनार झील कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन डी, अबुल फजल ने की थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन डी, विराटनगर।
तो मत्स्य महाजनपद था कहाँ पर, तो यह राजस्थान में था। ध्यान रखिएगा 16 महाजनपदों की जो हमने चर्चा करी थी राजस्थान वाले एरिया में था, तो इसकी राजधानी विराट नगर हुआ करती थी। अगला प्रश्न है पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, तो पंजाब के राजा रंजीत सिंह जो थे इनकी राजधानी कहाँ थी, 15वां प्रश्न है, तो ऑप्शन ए लाहौर में थी। तो ध्यान रखिएगा इनकी वैसे 2 राजधानियाँ थी और दूसरी राजधानी जो है अमृतसर भी कही जाती है। इस प्रश्न का उत्तर तो यहाँ पर लाहौर ही होगा, मुख्य रूप से यही थी, लेकिन दूसरी जो धार्मिक राजधानी थी वो कौन सी थी, अमृतसर थी। तो यह भी महत्वपूर्ण है, यह कभी कभी पूछा जाता है धार्मिक राजधानी, तो वो अमृतसर थी। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है, 16वां प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, 17वां प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक की चोटी में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ताइवान देश का पुराना नाम क्या था, तो ताइवान देश का पुराना नाम क्या था, ऑप्शन सी फार्मोसा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो ये ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, हर्ष के शासनकाल में यह आया हुआ था। और यह मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर एक फाहियान भी एक चीनी यात्री आया था, आप जानते होंगे, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पर आया था। कौन, फाहियान। और ह्वेनसांग हर्ष के समय पर आया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, ह्वेनसांग दक्षिण भारत में भी गया था, नरसिंह वर्मन एक शासक थे, उनके वहाँ पर ह्वेनसांग गया हुआ था, दक्षिण भारत में भी गया था। इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ह्वेनसांग ने किताब भी लिखी थी शियुकी करके, उसमें भारत को इसने इंतु कहा था। और एक तरह से ह्वेनसांग जो था यह हर्ष का आश्रित था, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में 1.5 साल पढ़ाई भी करी थी। और नालंदा विश्वविद्यालय कब बना था, गुप्त काल में, और ह्वेनसांग कब आ रहा था, गुप्तोत्तर काल में। तो हर्षवर्धन गुप्तोत्तर काल का शासक है, यह ध्यान रखिएगा। तो इसके समय पे ये आया हुआ था। काफ़ी चर्चाएं हैं इनके बारे में, बाद में चर्चा करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न है लंपट मूर्ख के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जहांदार शाह को जाना जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवंती महाजनपद की, तो ऑप्शन डी उज्जैन। और यह कहाँ था अवंती, यह कहाँ था, मतलब अवंती ये सब कहाँ पर थे, जो ये जनपद हैं मध्य प्रदेश में, एमपी में, मध्य प्रदेश वर्तमान समय में। अवंती, चेदी 2 थे मध्य प्रदेश में, 16 महाजनपदों में से 2 कहाँ पर थे, मध्य प्रदेश में थे, अवंती और चेदी। तो अवंती जनपद की राजधानी कहाँ थी, उज्जैन थी, यह ध्यान रखिएगा। और ये जो राजगृह है ये किसकी थी, मगध की थी, मगध महाजनपद जो था उसकी राजधानी थी। वैसे मगध महाजनपद की 2 राजधानियाँ हुआ करती, राजगृह और पाटलिपुत्र। जो यह राजगृह है यह एक तरह से क्या था, राजगृह नदी दुर्ग था, इसको विजिट करना आसान था। पाटलिपुत्र राजगृह पहाड़ी दुर्ग था और पाटलिपुत्र क्या था, नदी दुर्ग। दोनों ही मतलब जो थे इनको विजिट करना बहुत ही मुश्किल था, और इसी कारण से मगध सभी महाजनपदों पर विजय प्राप्त करता है। अन्य कारण भी थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, वैकाल झील कहाँ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सोवियत संघ में, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो शारदा एक्ट इसका संबंध किससे है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक भारत को जब हम पढ़ते हैं इतिहास में तो वहाँ पर यह आता है, तो यह था बाल विवाह से। तो ध्यान रखिएगा, बाल विवाह से डॉक्टर हरविलास शारदा थे, उन्होंने 1929 में इस एक्ट को वह लाए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाल विवाह। तो इस एक्ट के तहत जो कन्याओं की विवाह आयु थी वह 14 वर्ष करने की मांग की गई थी। मतलब इतना हमारे वहाँ पर मतलब पहले समय पर इतना स्त्रियों की दशा इतनी गिरी हुई थी कि 14 वर्ष। और अगर आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल जो था वहाँ पर जो मतलब 1500 से 600 BC का जो काल माना जाता है, वैदिक काल माना जाता है, इसमें ऋग्वैदिक काल जो है वह माना जाता है 1500 से 1000। तो मतलब 1500 से जो 1000 वाला जो काल माना जाता है, उस काल में जो लड़कियों की जो विवाह की उम्र थी वह 16 वर्ष थी। तो सबसे अच्छी इतिहास में आज़ादी तक जो लड़कियों की जो विवाह की उम्र थी वह
ऋग्वैदिक काल में थे। उसके बाद आज़ादी तक लगातार गिरती गई और हम यहाँ पर शारदा एक्ट से ये अनुमान लगाते हैं कि ये 14 वर्ष करने के लिए लड़ रहे हैं। तो 1929 में, और ये 3500 साल पहले ऋग्वैदिक काल के समय पर जो 16 वर्ष थी। तो सबसे अच्छी स्थिति वहाँ पर मानी जाती है। कभी कभी प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ऑप्शन डी हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है इकेबाना किस देश में पुष्प विन्यास का प्रचलित प्रकार है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जापान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन बी बढ़ता है। तो मतलब जैसे नॉर्मली पानी जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह बॉयल हो जाता है। तो यहाँ पर साइंस का है तो इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट राइज, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन BPR या BPE। तो जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो पानी का, जैसे हम प्रेशर अगर 1 kg हमारे चारों तरफ प्रेशर है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा। अगर हम प्रेशर को किसी तरीके से 2 kg कर दें तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट, स्टीम टेबल होती है या बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करने के लिए 2 kg पर फिर पानी 100 पे ना बॉयल होकर के हम अनुमान से मैं आपको बता देता हूँ कि 150 पर लगभग यह बॉयल होगा। स्टीम टेबल देख करके इसकी हम कैलकुलेशंस करते हैं। 150 सही नहीं है, केवल समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बोला है। तो क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक एक तरह से बॉइलिंग पॉइंट है। अगला है अश्मक जनपद की राजधानी कहाँ थी? अश्मक जो 16 जनपदों में था, या गोदावरी नदी के तट पर था। मैंने आपको बताया दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था 16 में से। यह जो 16 महाजनपद थे तो उस समय पर, तो उसमें से एकमात्र अश्मक दक्षिण भारत में था, गोदावरी के तट पर। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह भी। तो यह इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पोर्टली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी किस नदी के तट पर है ये भी पूछा जाता है। और दक्षिण भारत में एकमात्र एक ही महाजनपद था। अगला है डकार किस देश की राजधानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइजीरिया की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान में। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तारापुर में। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पारा प्राप्त किया जाता है किससे? तो पारा किससे प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी सिनेबार से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है देवताल झील किस राज्य में स्थित है? तो देवताल झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व ऑप्शन सी चांदी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 36 है। तो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो ऑप्शन सी 30 वर्ष है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कोई उद्योग जो अन्य उद्योगों के निर्माण में सहायक होता है कहलाता है क्या? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोर सेक्टर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मथुरा में थी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ताप बढ़ने से हवा में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वेग बढ़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन ए जल में रखा जाता है। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक, तो पहले भी आ चुका है, रिपीट हो गया यह, ऑप्शन बी बढ़ता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।